नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 प्राइमरी लेवल का पेपर है, जिसमें हम चाइल्ड पेडागोजी का डिस्कशन करेंगे। हमने एनवायरनमेंट के सभी पेपरों का डिस्कशन कर दिया है और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम चाइल्ड पेडागोजी के 2019 से 2011 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर पे डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ आप लोग अभी नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक लिस्ट दी जा रही है, जिसमें लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट बी को मिलाना है आपस में, यानी कौन सी थ्योरी किस थिंकर ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एनिमल इंटेलिजेंस, जो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दी गई है। दूसरा पुनर्वलन की अनुसूची, ये स्किनर साहब के द्वारा दी गई है। सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल्ट साहब के द्वारा दी गई है। और अनुकूलन पियाजे साहब के द्वारा दी गई है। तो इस हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। जब भी कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जो कभी न समाप्त होती है, अर्थात वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, अर्थात सतत रूप से चलती रहती है, और ऐसी सिद्धांत की प्रक्रिया को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अमेंडमेंट अर्थात संशोधन के द्वारा शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि किस संविधान में संशोधन करके जो है कि बनाया गया है। पूछ रहा है 25th अमेंडमेंट, 86, 22 और 52। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 86 अमेंडमेंट के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं फैक्ट को कवर करते हुए। देखिए 86 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 2002 में, और जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A में जो है कि 21A को जोड़ा गया था, जिसमें साफ कर दिया गया था 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और वहीं इसी संशोधन के द्वारा जो आपका DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर आर्टिकल 45 में चेंजेस किए गए और लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। और इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसके अंतर्गत 11वां जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें गार्जियन को कहा गया कि अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करने का सारा भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से 86 अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया 21A, DPSP में 45 में चेंजेस किए गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11th जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ से। और आप यह भी समझ लीजिएगा, जो बच्चों को मूल अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, तो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 2009 में इसको बनाया गया और 2010 से शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो मोटिवेशन होता है उसके मूल प्रवृत्ति जो होती है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है। अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जोन्स, जेम्स या सिपर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकडूगल साहब ने जो है कि यह सिद्धांत दिया था। चलिए हम इनके बारे में भी जानते हैं कुछ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में मैकडूगल साहब ने किया था, जिन्होंने मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां बताई थीं और मानव के सभी विचारों और क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति यानी मोटिवेशन एक पावर होती है, और दूसरे शब्दों में अभिप्रेरण मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है, और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी। तो हो सकता है आपके यूपी टेट 2021 के एग्जाम में ये पूछा जाए कि मैकडूगल साहब के द्वारा बताए गए जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसमें मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार बताए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विकास के किस अवस्था को कोल और ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बहुविमात्मक मतलब मल्टी डायमेंशन के हिसाब से इन्होंने थियरी दी है। स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गार्डनर साहब ने। हावर्ड गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया
और बुद्धि एक प्रकार की योग्यता न होकर बहुविमात्मक योग्यता होती है। मतलब कई प्रकार की आपकी बुद्धि होती है, जैसे सोचने की अलग होती है, बोलने की अलग होती है, समझने की अलग होती है, किसी कार्य को करने की अलग होती है। इसी प्रकार से उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। आपके यूपी टेट में इस तरीके के फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप समझिएगा जरूर। चलिए देखते हैं जो 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी। एक भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि और संगीत बुद्धि, वैयक्तिक आत्म बुद्धि, वैयक्तिक पर बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इन्होंने गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में, खड़े होने में। तो सही जवाब हो जाएगा पढ़ने में, जो एक ही समस्या होती है। आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता संबंधी विकार है। इसे वर्णमाला को समझने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी समझने में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना और शब्दकोश का अभाव होता है। जैसे ए को पहले पढ़ लिया, फिर डी को पढ़ लिया, बी को बाद में पढ़ा, इस तरीके की समस्या इसमें आती है सामान्यतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछ रहा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यानी इंक्लूसिव जो क्लास होती है उसमें टीचर की भूमिका कहाँ पर नहीं होती है? पहला ऑप्शन है, निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और जो व्यक्ति सीखने में अक्षम है या सक्षम नहीं हो पा रहा है उसको अधिक से अधिक समय देना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस देना चाहिए और बच्चों की आवश्यकता अनुसार बैठने की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे कोई विकलांग बच्चा है तो उसको आगे पहली सीट पे बैठा देना चाहिए कि विकलांग बच्चे को क्लास के अगर लास्ट में आप बैठाएंगे तो उसको चल के जाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लेकिन जो निःशक्त बच्चा होता है, जो दिव्यांग होता है, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा कार्य नहीं माना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात करें, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो प्रश्न पूछें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं और वो जिज्ञासाएं ही उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होती हैं। इसी को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी, अर्थात बाल केंद्रित जो पद्धति होती है उसमें बच्चों को बहुत अधिक क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक विकास से। देखिए इसमें एक शब्द आता है जिसको आप समझ लीजिएगा कि वृद्धि को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रोथ कहते हैं। और वहीं एक विकास का सिद्धांत होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है, वो फिजिकली होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि बच्चा आज इतना छोटा था, आज उसकी हाइट 4 फीट हो गई, कल को 5 फीट हो गई, उसके हाथ बड़े हो गए, उसके बाल बड़े हो गए, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक रूप से होती है कि बच्चा आज 1 फीट का था, कल 4 फीट का हुआ, कल 6 फीट का होगा। तो इस तरीके से उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ, मोरल डेवलपमेंट कैसा हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ, जिसको हम केवल उसकी बातों से महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं कि उसका भाव कैसा है, उसकी नैतिक विचारधारा कैसी है। तो वृद्धि का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। यानी जब किसी वस्तु या किसी बच्चे या किसी जीव के द्वारा जब कोई क्रिया की जाती है तो उसके पीछे उसको एक फीडबैक दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि आपने ये क्रिया सकारात्मक की है या नकारात्मक की है। अर्थात कोई भी काम करने के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट जरूर देना चाहिए और सामान्यतः रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चा बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करें,
कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंत प्रज्ञा अवस्था, क्योंकि ब्रूनर साहब ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी कि संज्ञात्मक विकास होता है उसकी 3 अवस्था बताई हैं, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज, अर्थात क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक बताई है। और जबकि जीन पियाजे की अगर हम बात करेंगे, जिन्होंने संज्ञात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाएं बताई थी, इसमें आंत प्रज्ञा जो है की अवस्था जीन पियाजे साहब के लिए बताई गई थी, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। अब अगर हम बात करें मॉरिसन एक विचारक थे, इन्होंने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से हैं और इनका सही क्रम क्या है? तो आपसे पूछ रहा है सही क्रम। तो देखिए सही क्रम अगर हम लगाएं तो देखिए ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रस्तुतिकरण करेंगे या खोज करेंगे या संगठन बनाएंगे या आत्मीकरण करेंगे या वाचन करेंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पहले हम किसी चीज़ की खोज करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर कुछ अभिव्यक्त करेंगे यानी कि लेक्चर देंगे, और उसके बाद हम संगठन बनाएंगे और फिर उसे एसिमुलेट कर लेंगे। तो इस लिहाज से आपका आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक मतलब एक तरीके से ज्ञान पे आधारित होना। तो अनुप्रयोग हो गया, अनुमूल्यन हो गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुमूल्यन। आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, बीएस ब्लूम साहब की जो टैक्सोनॉमी है उन्होंने 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों को संज्ञानात्मक पक्ष में ही रखा है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इनके ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में, इन्होंने क्या लिखा है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं, जिसमें उन्होंने 6 बताए हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्या बताया है? मूल्यांकन भी बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने अनुमूल्यन नहीं बताया है, बल्कि मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान, ये 6 प्रकार के बीएस ब्लूम साहब ने बताए हैं संज्ञानात्मक जोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नोत्तर यानी उत्तल और लंबवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबवत, क्योंकि देखिए मिश्रित भी अधिगम का वक्र होता है, नतोदर भी होता है और उन्नोत्तर भी होता है, लेकिन लंबवत जो है कि कोई भी वक्र नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो बहुत समस्या क्रिएट करता है या हमेशा समस्या में रहता है, तो क्या उस बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? ये एक शिक्षक का स्वभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे को दंड देना चाहिए? जी नहीं। जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तब तक उसे दंड या किसी भी प्रकार का रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। सरकार हमारी शिक्षा पे इतना पैसा खर्च कर रही है, बच्चों का एनरोलमेंट करा रही है, और अगर टीचर होने के नाते अगर हम घर भेज देंगे तो फिर सैलरी किस बात की मिलेगी? इसका मतलब आखिरी ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी उसको पहले पता करना चाहिए कि आखिर उसकी क्या समस्या है और उसी समस्या के आधार पर उसको सॉल्यूशन देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, जिससे वो क्लास में क्या करे, अपने आप को एक्टिव या मुख्य धारा से जुड़ा हुआ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। ये पाठ्य सहगामी को ही क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अर्थात पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स गेम भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी कराए जाते हैं, कुछ उनकी जो व्यक्तित्व होता है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, कुछ उनकी क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ में आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, क्योंकि किताब से ही केवल सर्वांगीण विकास नहीं होता है। जब तक आप बच्चों को प्लेग्राउंड में नहीं खिलाएंगे, टीम की भावना से युक्त नहीं करेंगे, कुछ कंबाइंड एक्टिविटी नहीं कराएंगे, तब तक बच्चों में जो है कि सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं जैसे सर्वांगीण विकास से संबंधित है।
छात्रों की रुचि व अवधान से संबंधित है, छात्रों के सक्रिय सहभागिता से संबंधित है, छात्रों की क्रियाशीलता से और छात्रों के वैयक्तिक भिन्नता से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर साहब ने, कोहलर ने, या थॉर्नडाइक ने, या बीएस ब्लूम ने? तो देखिए स्किनर साहब ने भी, हमने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरी दी है अधिगम की, कोहलर साहब ने भी दी है और थॉर्नडाइक ने भी, लेकिन बीएस ब्लूम साहब ने जो है कि अधिगम की थ्योरी नहीं दी है। किसकी थ्योरी नहीं दी है? अधिगम की नहीं दी है, बल्कि उन्होंने, बीएस ब्लूम साहब ने शिक्षण उद्देश्यों का अधिगम के फलस्वरूप होने वाला व्यवहार जो परिवर्तन है उस पे उन्होंने वर्गीकरण किया है, न कि किस प्रकार बच्चा सीखता है। सीखने की प्रक्रिया को नहीं फोकस किया, सीखने के बाद क्या परिणाम आता है उसको उन्होंने 3 कैटेगराइजेशन में रखा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक, अर्थात साइकोमोटर जो है कि थियरी के अंतर्गत रखा है। आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानते हैं। हमने ये पढ़ा भी है कि स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, कोहलर ने सूझ सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? अवरोधन का मतलब बाधा, यानी कि कैसे बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में प्रॉब्लम आती है। क्या वो बालक का विद्यालय न जाना, ध्यान दीजिएगा, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। देखिए बालक अगर एक विद्यालय छोड़ता तो हो सकता है दूसरा विद्यालय ज्वाइन कर ले, विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है तो कभी ना कभी उसे मिलेगा, विद्यालय अगर किसी वजह से नहीं जा रहा है तो कभी ना कभी आएगा, तबीयत खराब है या किसी छुट्टी पे गया है तो फिर आएगा। लेकिन अगर एक ही वर्ष से अधिक लगातार एक ही कक्षा में है तो इसको कहते हैं कि बच्चा फेल हो रहा है। और फेल क्यों हो रहा है, इसका मतलब वहाँ की व्यवस्था या वहाँ का टीचर की टीचिंग प्रोसेस या वहाँ की जो बच्चों की जो टीम भावना है, इन सब का प्रभाव है कि बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है क्योंकि वो कुछ नया नहीं सीख पा रहा है। चलिए, और इसी को क्या कहा जाता है, अगर हम देखें कि जब एक ही वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है तो इसको स्टैग्नेशन कहते हैं, यानी अवरोध। दूसरे शब्दों में अवरोधन का आशय कक्षा में असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहराना। अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, श्रम और समय बेकार चला जाता है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? कहने का मतलब किस प्रकार का आप स्किल यूज करते हैं कि आपने कभी पहले कोई चीज़ सीखी है तो उसका आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव विकास गर्भावस्था से ही, क्योंकि गर्भ में ही बच्चे का जो भ्रूण होता है वो जन्म ले चुका होता है और धीरे धीरे उस भ्रूण में क्या होता है, विकास होता है, अर्थात वृद्धि होती है। उसके शरीर के अंग बड़े होते हैं, धीरे धीरे उसके हाथ, पैर, सिर, आँख, ये सभी बॉडी के ऑर्गन्स बनने लगते हैं और 9 महीने के बाद वो बच्चा जब जन्म लेता है तो एक तरीके से वो बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। एक पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक कौन है? बीएफ स्किनर, पॉल थॉर्नडाइक या आईपी पावलोव या आरएम गेने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग के पुस्तक के लेखक आरएम गेने हैं साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए यहाँ से हम कुछ बुक्स को कलेक्ट करते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक गेने साहब की है, तो वहीं एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक की है, जो पहला क्वेश्चन था आपका। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पुस्तक स्किनर साहब की है और कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक जो है कि पावलोव साहब की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष का, तनाव का, हमला का या विरोध की अवस्था है, जिसको हम लोग तूफानी अवस्था भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये हो जाएगा स्टैनले हॉल साहब ने कहा था कि ये जो अवस्था होती है 17 से 22 साल के आसपास की किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं, या 13 साल से भी ले सकते हैं हम, 19 साल 18 साल तक, तो ये बड़े आक्रामक अवस्था होती है जिसमें बच्चा आगे और पीछे का या भूत भविष्य का कुछ भी नहीं सोचता है कोई भी कार्य करने से पहले। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण
कि भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। जो टीचिंग मेथड होता है कि कितने समय में एक क्लास को जो है कि कंप्लीट करना होता है। तो देखिए कुछ बुकों में आपको 40 मिनट भी मिलेगा और कुछ पुस्तक में आपको 36 मिनट भी मिलेगा। यहाँ पर आयोग ने 36 मिनट को आंसर माना है, और अगर आपके एग्जाम में 36 मिनट नहीं मिलता है और केवल 40 ऑप्शन है तो आप 40 को टिक लगा के आ जाइएगा, क्योंकि हर एक राइटर के हिसाब से कुछ अलग अलग जो है कि पुस्तकों में कहीं 40 मिनट है, कहीं 30 मिनट्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेट्स व अन्य का यह कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड साहब ने कहा है स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ बिहेवियर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं। गिलफोर्ड साहब ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। वुडवर्थ साहब ने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको क्रो एंड क्रो का पूछ ले या वुडवर्थ का पूछ ले, तो यहाँ से आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाने को दिया हुआ है। तो देखिए आपसे कुछ सिद्धांत वगैरह दे रखे हैं, इसके बारे में हम आपसे मैच करते हैं। देखिए पहला दे रहा है ब्रूनर साहब, आसुबेल साहब, ग्लेजर साहब और गार्डन साहब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4312, अर्थात ब्रूनर साहब ने संप्रत्यय उपलब्धि दी है, आसुबेल साहब ने जो है कि अग्रिम संगठनात्मक दिया है, ग्लेजर साहब ने बुनियादी शिक्षण दिया है और गार्डन साहब ने साइनेटिक्स जो है कि शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 28 क्वेश्चन पर। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? जब आप समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच अपनाते हैं, उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्या समस्या की पहचान करते हैं, या आंकड़ा संग्रहण करेंगे, या परिकल्पना का निर्माण, या परिकल्पना का परिरक्षण? तो देखिए सबसे पहले तो हम समस्या को पहचानेंगे कि समस्या है क्या, और उससे रिलेटेड हम फिर आंकड़े कलेक्ट करेंगे या हाइपोथेसिस बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट बाद में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 28 का फर्स्ट। चलिए देखिए यहाँ पे एक लिस्ट भी दी हुई है। समस्या की पहले पहचान होगी, फिर एक हाइपोथेसिस बनेगी, फिर आंकड़ा कलेक्ट करेंगे उस पर और एक निष्कर्ष निकालेंगे, और फिर परिकल्पना का परिरक्षण करेंगे, परीक्षण कि जो हमने मेजरमेंट किया है क्या वो सही है या गलत है, तो इसके बारे में हम चेक करेंगे। चलिए एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक यानी कि साइकोमोटर पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो देखिए निष्क्रिय रखने की तो बात ही खत्म। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, अर्थात केवल टीचर ही भाषण देगा या टीचर ही जो कहेगा वही होगा, बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोविचालक तीनों पक्षों का विकास होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसी के साथ ये कंप्लीट होता है प्राइमरी लेवल का पेपर जो 2019 का था। और नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में, चाइल्ड पेडागोजी को हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हम लगातार 2011 तक के सभी पेपरों को डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।